दोस्तों, अगर आप इस बागड़ुआ एसबी के यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य फ्रेंड के साथ शेयर करें। मैं हूं आपका दोस्त बागड़ुआ सर, मैथमेटिक्स लेक्चरर। यहाँ हम लगातार एक ऑथेंटिक कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इसके अलावा डीएसएसबी और एक्स ग्रुप में हायर मैथमेटिक्स से संबंधित कंटेंट आपको बिल्कुल निःशुल्क बागड़ुआ एसबी के यूट्यूब चैनल से प्राप्त हो रहा है। तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अन्य फ्रेंड के साथ शेयर करें। आज दोस्तों हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है हमारा टॉपिक सारणिक डिटर्मिनेंट के बारे में बात करेंगे। इसकी आज मुख्य मुख्य बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सारणिक कितने प्रकार की होती है, इसके अलावा सारणिक के अंदर डायगोनल मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, समित सारणी क्या होती है, विषमत सारणी क्या होती है, सब बातें आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले एक बार वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो ये कंटेंट जो दोस्तों इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छा कंटेंट है। मैथमेटिक्स ऑल प्लेलिस्ट। तो अब कई दोस्तों ने कल मुझे कमेंट किया था कि सर जो आपकी प्लेलिस्ट है मैथमेटिक्स की वो हमें बारी बारी वीडियो देखने पड़ते हैं, तो कैसे उसको लें। तो मैंने आज आपके साथ प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दिया है। यहाँ से आप डायरेक्ट लिंक पर टैप करेंगे तो मैथमेटिक्स के बागड़ुआ एसबी के यूट्यूब चैनल पर लगभग ऑल सब्जेक्ट आपके इसके जितने भी टॉपिक्स है सभी की प्लेलिस्ट अरेंज है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लिंक आपके सामने है। तो दोस्तों हम सबसे पहले सारणिक को शुरू करते हैं। तो सारणिक का पहला ही टॉपिक आता है कि सारणिक का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। हिंदी के जो मेरे प्यारे दोस्त हैं उनको मैं बता दूं, ऑर्डर का मतलब कोटि होती है। कोटि कैसे निकालते हैं, तो सारणिक की एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको कि सारणिक के अंदर जो कॉलम होते हैं और रो होते हैं, पंक्ति और स्तंभ हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मान लो मैंने एक सारणिक लिखी A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, ये मैंने एक सारणी लिखी दोस्तों। ये सारणिक है। तो इस सारणिक में आप देखोगे तो इसके अंदर रो जो है इसकी संख्या और कॉलम की संख्या क्या है, बराबर है। अगर हमें पूछा जाए कि दोस्तों इस सारणिक की कोटि क्या है, ऑर्डर कितना है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर रो कितनी है, 3 है, और इसके अंदर कॉलम कितने हैं, वो भी 3 है। तो दोस्तों इसका ऑर्डर जो आएगा दोस्तों कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस सारणिक का ऑर्डर कितना है, 3 सारणिक है, 3 ऑर्डर है इसका। एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा दोस्तों। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया 2 3 4 1। अब इस सारणिक का अगर आपसे पूछा जाए कि इस सारणिक का ऑर्डर बताइए, तो दोस्तों देखिए, तो इस सारणिक के अंदर कॉलम कितने हैं, इनको कॉलम बोलते हैं इसे, और ये रो होती है। तो रो कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं, 2, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ दोस्तों, 2 हुआ। प्यारे दोस्तों नोट करके आप ऐड कर सकते हो कि किसी भी सारणिक के अंदर रो और कॉलम दोनों की संख्या सेम होती है, और वो जितने होते हैं वो उतने ही ऑर्डर होता है उसका, उतनी ही कोटि होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप किसी भी सारणिक की कोटि ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है ट्रायंगल मैट्रिक्स, ट्रायंगल डिटर्मिनेंट। त्रिभुजाकार सारणिक क्या होती है दोस्तों, अब हम देखेंगे त्रिभुजाकार सारणिक क्या होती है। तो दोस्तों त्रिभुजाकार सारणिक में क्या होता है कि हमें त्रिभुजाकार सारणिक में मुख्य विकिरण देखना होता है। या तो मुख्य विकिरण के ऊपर के अवयव शून्य होंगे या मुख्य विकिरण के नीचे के अवयव शून्य होते हैं, तो उसको बोलते हैं त्रिभुजाकार सारणिक, या इंग्लिश वर्जन है इसका ट्रायंगल मैट्रिक्स। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया 2 0 0 3 4 0 1 2 3। तो अब आप देखोगे तो दोस्तों ये जो है हमारा दोस्तों मुख्य विकिरण है। ये क्या आ चुका है, मुख्य विकिरण आ चुका है, और मुख्य विकिरण के ऊपर के अवयव क्या है, शून्य है। तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिभुजाकार सारणिक बोलते हैं। इसके अलावा जैसे मान लो मैंने एक और एग्जांपल लिया
एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा 8 9 1 0 2 1 4 1 2, ये 0 है दोस्तों। यहाँ भी मैं 0 ऐड करता हूँ। तो यहाँ आप देखोगे तो 8 2 2 ये जो है सारणी के मुख्य विकीर्ण, इस मुख्य विकीर्ण के नीचे के अवयव भी क्या है, शून्य है। तो ये कौन सी सारणी का दोस्तों, ट्रायंगल मैट्रिक्स है, ट्रायंगल डिटरमिनेंट है, और इसको हम बोलते हैं त्रिभुजाकार सारणिक है। तो आशा करता हूँ त्रिभुजाकार सारणिक आप आसानी से पहचान सकते हो। नेक्स्ट है टॉपिक हमारे पास डायगोनल डिटरमिनेंट क्या होता है, विकिरण सारणिक क्या होती है। विकिरण सारणिक देखेंगे हम। तो विकिरण सारणिक में क्या होता है दोस्तों, इसके जो विकिरण के अवयव हैं इसके अलावा सभी अवयव क्या होते हैं दोस्तों, शून्य होते हैं। विकिरण के अलावा सभी अवयव क्या होते हैं दोस्तों, ये विकिरण है, इस विकिरण के अलावा सभी अवयव इसके कितने हैं, शून्य है। तो इसको हम डायगोनल डिटरमिनेंट कहते हैं, विकिरण सारणिक बोलते हैं दोस्तों। विकिरण के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य होना चाहिए। तो ये डायगोनल डिटरमिनेंट और ट्रायंगल डिटरमिनेंट दोनों में क्या है डिफरेंस है, उसके अंदर क्या है, मुख्य विकिरण के अलावा अन्य जो ऊपर या नीचे के अवयव शून्य होने चाहिए। और इसमें क्या है, डायगोनल डिटरमिनेंट में होता है कि मुख्य विकिरण के अलावा सभी अवयव शून्य होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि मिनोर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको मिनोर्स और कोफैक्टर्स को उपसारणिक और सहखंड। अब हम सीखेंगे कि किसी भी सारणी का उपखंड सारणी कैसे निकाली जाती है और उसका सहखंड कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है दोस्तों। जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक सारणिक लिखी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने आपके सामने एक सारणिक लिखी। अब आपको पूछा जाए कि इसका मिनोर्स निकालिए, उपसारणिक निकालिए। जैसे मान लो आपको इसका निकालना है, तो ये होता है A11 12 13 21 22 23 31 32 33, ऐसे चलता है दोस्तों। तो हमें इसका चाहिए, जैसे 2 का अगर आपको उपसारणिक निकालना है, यहाँ निकालता हूँ मैं 2 का उपसारणिक। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, इसको कैंसिल आउट, बचा क्या दोस्तों, 6 7 और इधर 9 और इधर 10, ये बच गया दोस्तों। अब इसको हल करेंगे तो आपको पता है सारणी का रूल क्या होता है, इसको हल करते हैं ऐसे, 6 का 10 से गुणा करेंगे 60 और 9 का 7 करेंगे 63। तो इसका जो उप सारणिक आएगा दोस्तों निकल के कितना आएगा, -3 आएगा दोस्तों। अब मान लो आपसे पूछा जाए कि भैया इस 5 का उप सारणिक निकालिए। अब 5 का उप सारणिक निकालना है तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचा क्या आपके पास दोस्तों, इधर 3 बचा, इधर 4 बचा और इधर 9 बचा और इधर 10 बचा। तो 9 का 3 का 10 से गुणा कर दोगे 30 और 9 का 4 से गुणा कर दोगे -36। तो आंसर का कितना आएगा, -6। इसका क्या आ गया दोस्तों, मिनोर्स आ गया है, उपसारणिक आ गया है। अब हम देखते हैं इसका कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो जैसे मान लो मैंने एक सारणिक लिखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने एक सारणिक लिखी है। अब आपसे पूछा जाए इसका कोफैक्टर निकालिए, जैसे 1 का कोफैक्टर चाहिए आपको। तो अब कोफैक्टर निकालते हैं तो सिंबल का ध्यान रखना होता है। अगर सम संख्या आ रही है तो दोस्तों कोफैक्टर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, अगर विषम संख्या आ रही है तो कोफैक्टर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा दोस्तों। कोफैक्टर को हिंदी में बोलते हैं सहखंड। जैसे इसका निकालना है 1 का, 1 को क्या लिखते हैं, 11 लिखते हैं दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले क्या होता है, -1 और यहाँ 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, मतलब सम संख्या आ रही है तो यहाँ 2 लिख दो। उसके बाद 1 का वही उपसारणिक की तरह, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। अब बचा क्या दोस्तों, 5, इधर क्या बचा दोस्तों 6, इधर क्या बचा 8, इधर क्या बचा 9। तो ये हो गया दोस्तों -1 की स्क्वायर 1 हो जाएगी। वापिस वही काम, 5 का इसका इससे गुणा करोगे
9 पंजे 45, इसका इससे गुणा करोगे 8 छिक्के 48, इसका माइनस करोगे माइनस का 3 आएगा दोस्तों। तो इस तरह से जिसका भी कोफैक्टर निकालना होता है उसकी क्या करते हैं, -1 की स्क्वायर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं इसी कोफैक्टर का दोस्तों। आपके पास मैंने एक संख्या लिखी ऐड की 0 2 1 2 1 4 0 0 5। अब आपसे पूछा गया कि इस 2 का कोफैक्टर निकालिए। तो 2 का कोफैक्टर 2 किस पे आता है, 1 2, 1 और 2। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आपको लिखना है -1। यहाँ कितना है, 1 और 1 3, तो यहाँ 3 लगाना आपको। तो अब देखो उसके बाद 2 का है तो ये वाला कैंसिल दोस्तों, ये वाला कैंसिल, क्या बचा 2, इधर क्या बचा दोस्तों 4, इधर 0 और इधर 5। जब दोस्तों आप -1 का 3 बार गुणा करते हो तो माइनस संख्या आती है। 2 का 5 से करोगे 10, 0 का इससे किया 10, तो कोफैक्टर कितना है दोस्तों आपके पास, -10 आ चुके हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि उप सारणिक का कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट। उप सारणिक के गुण धर्म क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप साथ साथ में नोट करोगे तो आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। सबसे पहले कई प्रॉपर्टी है सारणिक की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी सारणिक की पंक्ति और स्तंभों को अगर चेंज करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर पंक्ति को स्तंभ बनाते हो या स्तंभ को पंक्ति बना देते हो तो उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों। जैसे मान लो मैंने लिखा 1 2 3 1 2 1 4 2 1। अगर अब दोस्तों आप किसी भी पंक्ति एवं स्तंभों को परस्पर बदल देते हो तो सारणिक में कोई फैक्टर नहीं पड़ने वाला। जैसे मान लो कि ये आपके पास एक स्तंभ है और ये आपके पास एक पंक्ति है। ये आपके पास एक पंक्ति है दोस्तों और ये आपके पास दोस्तों एक क्या है, स्तंभ है। अगर इसको आप चेंज कर देते हो तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको अगर आप चेंज करते हो दोस्तों तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ मैं आपको थोड़ा ऐड कर देता हूँ, देखिए दोस्तों। तो ये आपके पास क्या है दोस्तों, पंक्ति है। ये क्या है, आपके पास स्तंभ है और ये आपके पास क्या है दोस्तों, ये क्या था आपके पास दोस्तों, ये तो है पंक्ति और ये है स्तंभ। इनको अगर आपस में आप चेंज करते हो तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज है दोस्तों कि किसी सारणिक की कोई दो आसन पंक्तियों को अगर परस्पर बदल दिया जाए, अगर पास वाली दो पंक्ति या पास वाले दो स्तंभ को अगर चेंज करते हैं तो माइनस का निशान आता है दोस्तों। जैसे देखो दोस्तों, मैंने यहाँ एक उदाहरण ऐड किया आपके पास। ये देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 2, ये है। अब ये कहता है कि अगर आप परस्पर पास वाली पंक्ति या स्तंभ को चेंज करते हो, ये देखो दोस्तों, ये एक क्या है, पंक्ति है, ये भी क्या है, एक पंक्ति है, दोनों सटी हुई पंक्ति है, आसन पंक्ति है। अगर मैं इनको चेंज करूं, जैसे इसको यहाँ भेजूं 4 5 6 और इसको नीचे लेके आऊं 1 2 3 1 2 2, तो अब देखो दोस्तों, मैंने इन दोनों पंक्तियों को चेंज किया तो यहाँ आगे माइनस का चिन्ह आ जाता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी सारणी की किसी पंक्ति को किसी संख्या से गुणा करने पर सारणिक का मान भी उस संख्या से गुणा हो जाता है। अगर किसी सारणिक को गुणा करते हैं तो अगर किसी भी संख्या को आप गुणा करते हो तो वो एक स्तंभ या एक पंक्ति से गुणा होगा। जैसे दोस्तों मैंने मान लो ये आपके पास एक सारणिक है A B C D E F G H I, ये सारणिक है। अब जैसे मान लो आप इसको K से गुणा कर रहे हो तो अब सारणिक की प्रॉपर्टी क्या है, K से जब गुणा कर रहे हो तो या तो ये पूरी एक पंक्ति से गुणा होगा या एक पूरे स्तंभ से
गुणा होगा, पूरी सारणिक से गुणा नहीं होगा। अगर बाय द वे आपको पूरी सारणिक से गुणा करना है कि सभी जगह k आ जाए, तो आपको किस से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों? k क्यूब से गुणा करना पड़ेगा। और अगर ओनली फॉर k से गुणा कर रहे हो तो आप k से या तो इस स्तंभ को या इस पंक्ति से ही गुणा कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 4। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी सारणी की, अगर मान लो आपको एक सारणिक दे रखी है, वो दो भागों के अंदर है, मतलब दो भागों की एड है, तो उसको अलग अलग करके हम उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आपके पास एक संख्या लिखी है a प्लस में अल्फा, b प्लस में बीटा, c प्लस में गामा, ये लिखा हुआ है। और इधर लिखा हुआ है दोस्तों a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो अब इसको दोस्तों कहने का मतलब है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं यहाँ स्पेस कम होने की वजह से यहाँ लिख के बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक सारणिक है, इसको क्या लिखेंगे ए बी और सी लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2। और प्लस में क्या ऐड कर देंगे दोस्तों, प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में अल्फा बीटा और गामा, ये हो जाएगा। और इधर a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 हो जाएगा। इस तरह से कहने का मतलब है कि इस दोनों को दो फैक्टर करके एक सारणिक से दो सारणिक बना सकते हैं, अगर किसी सारणिक के अंदर प्लस में कुछ ऐड हुआ हो तो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों। नेक्स्ट है कि यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति के प्रत्येक अवयव में किसी दूसरी पंक्ति के संगत अवयव को किसी एक की राशि से गुणा करके जोड़ें या घटाएं, तो सारणिक का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लो दोस्तों आपके पास एक सारणिक दे रखी है, ये आपके पास एक सारणिक है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये आपके पास एक सारणिक है दोस्तों। तो ये कहता है कि अगर आप किसी एक संख्या से गुणा करके इसको ऐड कर देते हो तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो दोस्तों मैंने इसमें किसी भी नंबर का गुणा कर दिया, जैसे अल्फा का गुणा कर दिया और इन तीनों को जोड़ दिया ए बी सी। इधर मैंने क्या किया, बीटा से गुणा कर दिया, एक संख्या से गुणा किया अल्फा से, फिर इन तीनों को जोड़ा। तो फिर मैंने इसको अल्फा से गुणा किया, इन तीनों को जोड़ा और वापिस सेकंड वाला यहाँ रख दिया और थर्ड वाला यहाँ रख दिया। तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कहता है कि यदि किसी सारणिक में प्रत्येक अवयव के स्थान पर उसका खंड प्रतिस्थापित करने से प्राप्त सारणिक डी हो जाती है। दोबारा से सुनिए, अच्छा है इफेक्ट ये कि प्रत्येक अवयव के स्थान पर उसका सैखंड प्रतिस्थापित करने से प्रत्येक सारणिक डी के बराबर हो जाती है। अब डी कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, जैसे मान लो कई बार पूछा जाता है कि डी का मतलब होता है दोस्तों डेल n माइनस 1। ये डी ज्ञात कर सकते हैं इससे। किसी भी सारणी को जब प्रतिस्थापित करते हैं, उसका खंड प्रतिस्थापित करते हैं, तो उस प्रतिस्थापन का मान किससे डिनोट किया जाता है दोस्तों, डी। और डी को कैसे ज्ञात करते हैं, डेल n माइनस 1। अब मान लो जैसे ही मान लो आपने क्या किया, n का मान आपके पास मान लो 2 आया, तो अगर डी का मान अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा डेल 2 माइनस 1, तो डेल आएगा दोस्तों आपके पास 1। डी कितना आ जाएगा, डेल आ जाएगा। इस तरह से अगर 3 हो n का मान, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 और 3 में से घटाएंगे 2, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, डेल की स्क्वायर। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात की सारणी की, कि किसी भी सारणी के गुण धर्म क्या होते हैं। छोटे से 2 टॉपिक मैं और आपके साथ ऐड कर लेता हूं दोस्तों, और वो टॉपिक है हमारे पास, एक होती है सिमेट्रिक्स डिटरमिनेंट और एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक्स डिटरमिनेंट। तो एक होता है सम सारणिक और एक होता है विषम सारणिक। 2 सारणिक होते हैं दोस्तों। अगर कहता है किसी भी सारणिक का aij का कोफिशिएंट ji के अगर बराबर है, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक सारणिक।
सिंपल सा है कि अगर किसी भी सारणी का आई जे का कोफिशिएंट जे आई के बराबर है तो उसको सिमेट्रिक, सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। जैसे मैं मान लो दो ही टर्म आपको देखनी है, मैंने लिखा एक सारणी 2 3 1 3 2 0, यहाँ लिखा मैंने दोस्तों 4 0 1, ये लिखा। अब ये सिमेट्रिक है या नहीं, आपको क्या देखना है, आई जे का कोफिशिएंट। आई जे का कोफिशिएंट होता है एक तो 12 और एक होता है 21, ए 21, तो ए 12 और ए 21 बराबर होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ए 33 और ए 32 भी, ए 23 और ए 32 भी बराबर होने चाहिए। ये देखो कोफिशिएंट, ये वाला कोफिशिएंट इसके बराबर है दोस्तों, ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। बस दो अगर बराबर है तो वो सममित सारणिक है। दोबारा से देखो, दो कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए, ये वाला और ये वाला अगर बराबर है तो दोस्तों उसको सिमेट्रिक डिटरमिनेंट कहते हैं, सममित सारणिक कहते हैं। इस पर मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहूँगा। देख, जैसे दोस्तों आपके पास एक संख्या है ए बी सी बी डी ई जी ई एच, तो यहाँ से देखोगे दोस्तों तो ये वाला बी नंबर किसके बराबर है, ई नंबर ए के बराबर है। तो ये कौन सी सारणिक है, सिमेट्रिक सारणिक है, सममित सारणी है। उसके बाद इसका उल्टा आता है विषमित सारणिक, क्या होती है उसको बोलते हैं विषम समित सारणिक। तो सबसे पहले विषम समित सारणिक की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि ए आई जे का कोफिशिएंट माइनस जे आई के बराबर होना चाहिए दोस्तों। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा दोस्तों 2 -1 0 -1 0, तो यहाँ मैंने दोस्तों -1 0 लिखा है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है, दोबारा से इसको ऐड करते हैं दोस्तों। शुरू करते हैं। यहाँ सिमेट्रिक्स डिटरमिनेंट क्या होता है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, तो एरर की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई होगी। -1 0, यहाँ मैंने लिखा 1, यहाँ लिखा मैंने 2, यहाँ लिखा मैंने 3, यहाँ लिखा मैंने 4, यहाँ लिखा -3 और यहाँ लिखा मैंने 0। तो अब दोस्तों आपको क्या देखना है, जब भी आपको सममित या विषम सममित मैट्रिक्स पूछा जाए तो आपको ए आई जे और जे आई का कोफिशिएंट देखना है। अगर ये बराबर है तो सममित है, अगर बराबर नहीं है, अगर विपरीत है तो क्या है, विषम सममित है। तो अब देखोगे -1 और 1 बराबर है लेकिन निशान क्या है, विपरीत है, अलग अलग निशान है तो विषम सममित है। ये वाला कोफिशिएंट भी क्या है, अलग अलग है तो विषम सममित है। तो इस तरह से हमने आज आपके साथ सारणिक के बारे में कुछ चर्चा की। तो चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये है चैनल भागड़ुआ एसबी के यूट्यूब चैनल, जहां आपको प्रतिदिन सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इसके अलावा ऑल इंडियंस एग्जाम जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछी जाती है वहां पर निःशुल्क पढ़ाया जाता है, बिल्कुल अच्छे कंटेंट के साथ। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन को मिलेगी। इसके अलावा आप फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हो, जहां प्रतिदिन 10 क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं वो डाले जाते हैं। टेलीग्राम ऐप जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर वैकेंसी से संबंधित प्रतिदिन सूचना दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों आप प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको पहले ही शेयर कर दिया, वहां से आप तमाम मैथमेटिक्स के टॉपिक देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन में सुधार कर सकते हैं और जो भी एक अच्छे कंसेप्ट के साथ आपके कंसेप्ट क्लियर करने में सहयोग करेगी। तो कल मिलते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, इसी जगह, इसी टाइम, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।